नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का ये वीडियो चर्चा कुछ विशेष है। स्क्रीन के दो हिस्सों में आप देख रहे होंगे हमारे दो गेस्ट को। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं अपने दोनों अतिथियों का। बाबा रामदास जी, हमारे खोजी पहलवान, पत्रकार और धर्मगुरु। बाबा जी बहुत बहुत नमस्कार जय आपको। हो, जय हो, जय हो। अभी जी मुझे धर्म गुरु मत बोलिए, अभी मैं धर्म चेला हूँ, गुरु नहीं बना। अभी मुझे धर्म गुरु मत बोलिए, धर्म चेला बोलिए। ठीक बात। दर्शकों, इसी के साथ आइए स्वागत कर लेते हैं प्रारब्ध के इस मंच के नियमित अतिथि व्यालोक पाठक जी का। व्यालोक पाठक जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को भी मेरी नमस्ते। जी दर्शकों, व्यालोक जी गंभीर लेखक हैं, कई किताबों के लेखक हैं, उसी के साथ पत्रकार हैं और बेहद रचनाशील पत्रकार हैं। नूह मेवात, इसके अलावा मेरे पास और कुछ बचा नहीं है, तो आइए सीधे सबसे पहले चलते हैं बाबा रामदास जी के पास। बाबा जी, आपका हरियाणा से घना अच्छा संबंध है। इनपुट्स भी आपके पास होते हैं, सूचनाएं भी होती हैं, और पहलवानी को लेके जिस तरीके से आपने पूरे हरियाणा के समाज को फेंटा है, उसके बाद अब एक ये जो नया मसला वहां उठ खड़ा हुआ 31 तारीख को, तो सर पहले तो हाल समाचार बताइए, क्या हाल समाचार हैं मेवात के, नूह के? सर, कल की खबर यह है कि पुलिस ने 3 बॉडीज बरामद की हैं और अभी पूरे एरिया की कॉम्बिंग चल रही है। ये कल शाम की मैं न्यूज़ बता रहा हूँ कि कल शाम को 3 बॉडीज नई बरामद हुई थी, तो अभी तक आधिकारिक संख्या जो है वो मरने वालों की इस दंगे में 9 हो गई है। और पूरे एरिया के, जैसे मैंने बताया, बहुत सघन कॉम्बिंग चल रही है। और ऐसा समाचार थे, ऐसी वीडियोस आई हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस जो है उनके विश्लेषण कर रही है हरियाणा पुलिस। इसके अलावा दंगे के दौरान जो पुलिस ने वीडियोग्राफी कराई थी ड्रोन्स और अन्य माध्यमों से, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। और उसमें एक बड़ी आश्चर्यजनक, बड़ी भयावह बात सामने आई है कि नूह की आपने वीडियो तो अगर देखी होंगी तो शहर के इर्द गिर्द में छोटी छोटी अरावली की पहाड़ियां, काफी हरी भरी पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों के ऊपर से फायरिंग के समाचार हैं, और वो फायरिंग हिंदू यात्रियों, श्रद्धालुओं पे और पुलिस पर बराबर निर्विकार भाव से फायरिंग हो रही थी, और बकायदा उसकी वीडियोज आए हैं। इसके अलावा जिन घरों के ऊपर से, जिन एरियाज में अटैक हुआ और जिन इलाकों में पथराव हुआ, जिन घरों से पथराव हुआ, जिन घरों पर पत्थर रखे गए थे, उन घरों को चिन्हित करके उन पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया बड़ी जोरों शोरों से पिछले 3 दिनों से चल रही है। इसके अलावा सैकड़ों अवैध झुग्गियां जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी हुई थी, जिसमें अपराधी तत्व पल रहे थे, घुसे हुए थे, और उन्होंने वहीं से अटैक किया, उन सबको नेस्तो नाबूद कर दिया गया। कहने का मतलब, खट्टर साहब का बुलडोजर जो है वो फुल थ्रॉटल, फुल स्पीड से चल रहा है नूह मेवात। ये है लेटेस्ट अपडेट। ठीक बात। अब अगर इस अपडेट के आधार पर बात की जाए, तो ये क्या आप समझते हैं कि केवल नूह मेवात एक जिले का ही ये मामला है? क्योंकि ऐसा बार बार देखा गया है। तो व्यालोक भाई, क्या आपको लगता है कि ये केवल एक नूह, एक मेवात, एक प्रदेश के एक जिले की घटना है, या एक जिले का ये रसायन है, केमिस्ट्री है, या और भी मेवात और भी नूह पाते हैं आप पूरे देश भर में? नहीं, जैसा कि मैं लगातार हमेशा से ये कहता आया हूँ, मेरा जो 15-20 साल का करियर है पत्रकारिता का, उसमें मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ कि नैरेटिव जो होती है, जो प्रस्थापनाएं निर्मिति का जो दौर है, उसमें कहिए तो दक्षिणपंथी लोग या फिर कहिए तो जो हिंदू लोग हैं वो बहुत पीछे रहते हैं। और यही वजह है कि नूह पर या मेवात पर जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि मैं नाम लेके कहता हूं कि मुसलमानों की तरफ से क्या पेश किया जा रहा है कि मेवात में अपराध था, मेवात में अशिक्षा थी, मेवात में गरीबी थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं थे।
सब बहुत सौहार्द से, बहुत भाईचारे से, बहुत प्रेम से रहते थे, और यह एक बड़ा दाग लगा है। और यही नैरेटिव माननीय रवीश से लेके, आपकी आरफा जी से लेके और तमाम लोग ये निर्मित कर रहे हैं कि ये एक भयंकर त्रासदी हुई है, जबकि ये त्रासदी नहीं है। नूह में हर एक साल होता है। अक्सर होता ये है कि पिटाई करते हैं मुसलमान लोग, और उसके बाद जनता पिटाई खाकर चली जाती है हिंदुओं की। इस बार ये है कि कहीं कहीं रिटेलिएशन हो गया है। जैसे आज 2002 के गुजरात दंगे को यह कहा जाता है कि वह ब्लॉट ऑन ह्यूमैनिटी है, पोग्राम है। पोग्राम का अर्थ होता है नरसंहार। टोटल मृतकों की संख्या थी 800 से 1000 के बीच, उसमें 500 हिंदू भी थे गुजरात में, लेकिन उसको पोग्राम कहा जाता है, उसको नरसंहार कहा जाता है, मोदी को कसाई कहा जाता है, क्या क्या नहीं कहा जाता है। और गुजरात में क्या हुआ था, बस जहां तहां छोटे मोटे स्तर पर रिटेलिएशन हुआ था। उसके बाद तमाम कहानियां गढ़ी गई कि गर्भ से बच्चा निकाल दिया, त्रिशूल मार दिया, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया, शाह आलम कैंप की रूहें हो गई, अजगर वजाहत ने बहुत सारी कहानियां लिख दी। मैं बार बार वही कहता हूं कि ये न तो नूह पहला है और न अंतिम है। हम जिस ओर बढ़ रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, आप देखिए कि पुलिस वाले जो सिविल ड्रेस में थे मेवात में, नूह में, उनके बारे में क्या कह दिया गया कि हिंदू जो तीर्थ यात्री थे उनके पास हथियार कहां से आए। मतलब पुलिस ये बता के चलेगी कि हम सिविल ड्रेस में जा रहे हैं और हमारे पास हथियार हैं, और हिंदुओं के किसी तीर्थ यात्रा को प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। हमारा असली सवाल ये होना चाहिए कि रामनवमी हो बिहार की, बिहार में शिवरात्रि हो, या दिल्ली में हो, या मेवात में हो, या मणिपुर में मैतेई हो, हर एक जगह हिंदुओं को सुरक्षा की क्यों दरकार पड़ती है। आज मैं एक लेख पढ़ रहा था, एक बड़े विद्वान सज्जन हैं, पिछली शताब्दी के विद्वान कोट अनकोट में, वो भाई साहब लिख रहे हैं कि मुसलमानों को यह सोचना चाहिए कि ये कैसी स्थिति आ गई। और उसके बाद उन्होंने मणिपुर, नूह और जो ट्रेन वाली घटना है, इन तीनों को जोड़ते हुए बड़ी कलाकारी से यह दिखाया है कि हमारा समाज असहिष्णु हो गया है। लेकिन वो अंकित गुप्ता से लेके और तमाम ऐसे, मतलब अभी मैं चाहूं तो 25 नाम तो मैं धड़ल्ले से बोल सकता हूं, आप बोल सकते हैं, दद्दा बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है जिसको याद होगा या जो याद रखना चाहता है, उन पर कितनी चर्चा हुई है। और आपने लगातार हिंदुओं को दीवार से सटाया है, सटाते चले गए हैं, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी भाई। अब इस बात पर आप चाहें तो मुझे फांसी दे दें, मैं कह रहा हूं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। और अब चूंकि हिंदू प्रतिक्रिया कर रहा है तो अब आप उसको गंगा जमनी कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि फांसीवादी सरकार आ गई है। आपका देश तो ऐसा है कि जो ज्ञानवापी मंदिर साफ साफ दिखता है कि उसकी दीवारें क्या है, उसके लिए ऐसा ही सर्वेक्षण करवा रही है, और उसके लिए भी मिलॉर्ड को दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि अभी करो, अभी मत करो, अभी करो। तो अब वो हो रहा है। किसको नहीं दिखता है साहब कि वो मंदिर है और मंदिर की दीवारों पर ऊपर से सफेद चूना पोत दिया गया है और मीनार बना दी गई है। किस अंधे को नहीं दिखाई देता है, मुझे जरा ये बताइए। राम की जन्मभूमि को पाने के लिए 500 वर्षों तक यहां संघर्ष हुआ, और आप कह रहे हैं कि वो अल्पसंख्यक हैं। एक ही लाइन में आप ऐसे कैसे लिखते हैं कि करोड़ों अल्पसंख्यक। भाई या तो अल्पसंख्यक लिख लो या करोड़ों लिख लो, महाराज करोड़ों लिख दो। 20 करोड़ लोग हैं मुसलमान, काहे के अल्पसंख्यक हैं यार। पारसियों को कोई समस्या नहीं है इस देश में, जैनों को कोई समस्या नहीं है, बौद्धों को नहीं है, और मुसलमानों की बात करें तो अहमदियों को नहीं है, गुजरात में जो हैं उनको नहीं है। लेकिन ये एक ही तबका क्यों है जो कथित तौर पर अल्पसंख्यक भी है, तथा कथित तौर पर हर एक समय उसकी भावना भी आहत होती है, जज्बात आपा भी घायल हो जाती हैं, और वो पत्थर भी रखता है, हर एक जगह तो पत्थर ही रखता है वो। ये पत्थर कहां से आ जाते हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं जो भी इस देश का सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है
वो कह रहा है कि हम कहां से कहां आ गए, ट्रेन में खोज के मार दिया। प्रभु 1947 से अब तक, मैं 47 के पहले नहीं जाऊंगा, लेकिन अब तक जो घटनाएं हुई हैं उस पर आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? उस पर कितनी बार आपने इस तरह की डिबेट की या डिस्कशन किया? मणिपुर पर आप बहुत शर्मिंदा हैं। मणिपुर पर 53% मैतेई को आप 10% जमीन में आपने महदूद कर दिया है, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। ये क्यों किया आपने? आपने हिंदू कोड बिल बनाया 52 में ही, 55 में उसको लागू किया, और आपकी हिम्मत आज तक नहीं हुई है कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ छेड़खानी कर सकें। बिल्कुल सही। और आप हमें सिखाएंगे सेकुलरिज्म, आप हमें घुट्टी पिलाएंगे कि एकता और विविधता वगैरह वगैरह क्या होती है। आप किसी हिंदू को बताएंगे, किसी सनातनी को बताएंगे कि एकता और विविधता क्या होती है? वह तो घर में देखता है। भाई मेरे घर में मेरे पिता निराकार ब्रह्म को पूजते हैं, मैं शाक्त हूं, मैं शक्ति का पूजक हूं, मेरे बड़े भाई शैव हैं, वो शिव के उपासक हैं। अब मेरा छोटा भाई कुछ नहीं करता है, वो 33 कोटि देवी देवता को पूजता है। मेरी माँ वैसे पूजती है, मेरी पत्नी वैसे पूजती है, भाभी है वो वैसे पूजती है। आप मुझे बताएंगे कि विविधता क्या होती है? जो बिल्कुल ठीक। आपकी एक किताब है आसमानी, उसकी एक हर्फ आप इधर से उधर करने पर कत्लेआम कर देते हैं, सरतन से जुदा पर के नारे लगाने लगते हैं। जो सच बात है आपके तमाम पूज्यों के बारे में, उसके ऊपर आप तलवार निकाल लेते हैं। और आपकी हिम्मत कैसे होती है बात करने की, विविधता और एकता की? और कोई भी सनातनी ये बकवास सुनता कैसे है? आप सनातन धर्म को क्या सिखाएंगे महाराज? सहिष्णुता, विविधता, एकता। 5000 वर्षों से अधिक का हमारा इतिहास है। हमारी विविधता देखनी है तो जाके देखिए हमारे कितने सेक्ट हैं। आज तक किसी शैव ने किसी वैष्णव को नहीं कहा कि तुम गलत हो। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। और आप हमें सिखा रहे हैं। हमारे घर में बचपन से सिखाया जाता है। 3 भाई हैं, मान लीजिए, एक माँ जा रही है अगर मंदिर में और आरती करने, वो तीनों भाई को कहती है कि चलो। 2 भाई जाते हैं, 1 भाई नहीं जाता है। क्या उस भाई की पिटाई होती है? नहीं होती है। जबकि वो बच्चा है, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का। आप जरा दूसरी तरफ देखिए, चाहे वो हिंदू, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, अगर वो टोपी नहीं पहने, अगर वो जुम्मे की नमाज नहीं पढ़े, अगर वो बच्ची है, 6 साल की बच्ची को आप बुरके में बंद कर रहे हैं, बोरे में बांध रहे हैं, और आप हमें सिखा रहे हैं कि आजादी क्या होती है और प्रगतिशीलता क्या होती है। शर्म नहीं आती है आपको? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे सारे नैरेटिव झूठे हैं। बात जो होनी चाहिए वो हो ही नहीं रही है। बात ये होनी चाहिए कि ये लगातार मुसलमान इतने उपद्रवी क्यों हैं। एक ही सवाल होना चाहिए कि तुम उपद्रव क्यों कर रहे हो और तुमको ठीक कैसे किया जाए। बस इतनी सी बिल्कुल बात ठीक है। बात। बाकी सब इधर उधर की हवाई बातें। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। व्यालोक जी, आपने जो कहा ना कि अंतिम निष्कर्ष यही होना चाहिए और एक ही सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर तुम ही उपद्रवी क्यों हो, तुम उपद्रवी क्यों हो और तुम्हारा अस्थायी इलाज क्यों न किया जाए। बाबा जी, रामदास जी, जैसा कि व्यालोक जी ने कहा, तो इन्होंने तो उसको हरियाणा से निकाल के और बाहर ले गए और एक तरह से उस मनोदशा पे बात किया। और लेकिन बात वही जो खरी खरी बात निकल के आती है कि भैया तुम ही इतनी बदमाश क्यों हो और तुम्हारा इलाज, अस्थायी इलाज क्यों न किया जाए। तो हरियाणा की खट्टर सरकार क्या कुछ आपको ऐसे अस्थायी इलाज की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है? देखिए, बुलडोजर अस्थायी इलाज कहाँ है, लेकिन इसका अस्थायी इलाज की तरफ आपका क्या एक आकलन होगा कि किस तरीके से क्या खट्टर सरकार ये हिम्मत जुटा पाई है कि अस्थायी इलाज किया जाए? देखिए भाई, एक बात तो देखिए, एक बड़ी कड़वी सच्चाई है कि इस समस्या का कोई स्थायी इलाज तो मुझे दिखता नहीं है। और स्थायी इलाज, स्थायी तो मतलब परमानेंट है। तो इस बीमारी का, और ये बीमारी इतनी फैल चुकी है कि इसका स्थायी इलाज कोई नहीं है। हाँ, आप सिम्टम्स देख के, कभी एंटीबायोटिक दे के, कभी पेन किलर दे के, कभी थोड़ा बहुत नश्तर चीरा लगा के, कहीं बीटाडिन लगा के, कहीं पटक के मवाद निकाल के,
थोड़ा बहुत बहुत जरूरी पड़ने पे थोड़ा एम्प्यूटेशन करके आप शरीर को बचा सकते हैं, परंतु मुझे इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज मुझे नहीं दिखता है अभी फिलहाल। एक स्थायी इलाज है पर वो बहुत लंबा चलने पे हो सकता है, जिसके लिए हिंदुस्तान के समाज को पूरे तैयार होना पड़ेगा। हिंदू समाज को वो उस दिशा में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत से लोग लगे हुए हैं, वो है घर वापसी। तो वो घर वापसी बहुत लंबा प्रोजेक्ट है और वो उसको जितना हल्के में अभी तक हम लोग ले रहे हैं वो है नहीं, क्योंकि उसके लिए हमारा हिंदू समाज ही तैयार नहीं है। बल्कि मैं तो ये यहाँ तक कहूंगा कि जो मैंने अब तक स्टडी किया है उसमें भाईजान लोग ज्यादा इच्छुक है घर वापसी के, हम लोग लेने को तैयार नहीं है। ऐसे मैं आपको सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं जो पिछले 50 60 70 सालों में बहुत सीरियस कोशिशें हुई हैं और जहां 5 से 10 लाख तक लोग एक साथ घर वापसी को तैयार थे, पर भाई साहब लोग मंच पर चढ़ गए और गले में जनेऊ डाल के जो है बोले कि यहीं फांसी ले लूंगा अगर खबरदार जो घर वापसी की बात किया। तो सब हिंदू समाज उसके लिए स्वयं ही तैयार नहीं है और उसके बिना स्थायी समाधान हो नहीं सकता। तो भैया जब बीमारी का स्थायी समाधान नहीं है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहिए, जहां जहां सिम्टम्स उभरते हैं वहां वहां झाड़ झंकाड़ जो है कीटनाशक, फफूंदीनाशक है और फंगीसाइड, वीडीसाइड, हाइसाइड, हाउसाइड छिड़कते रहिए, है ना। तो फिलहाल तो मुझे यही टेम्परेरी इलाज समझ में आता है और वो टेम्परेरी इलाज खट्टर साहब कर रहे हैं, ऐसे समाचार मिल रहे हैं। मैं दद्दा की बात में एक दो पॉइंट बस जोड़ दे रहा हूँ। मूलतः सहमति है मेरी इससे, और मैं एक घटना बताना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग आज से 15-20 साल पहले एक बार संघ के बड़े लीडर्स से बात हो रही थी, और मान लीजिए वो संघ के क्या भाजपा के भी थे, गोविंदाचार्य जी से, तो उन्होंने सीधे कहा था, उस समय तक 14-15 करोड़ मानी जा रही थी मुस्लिमों की जनसंख्या, तो उन्होंने कहा बातचीत में कि इनको आप हिंद महासागर में तो फेंक नहीं सकते हैं, उतनी ना तो आपकी ताकत है और ना अभी की परिस्थितियां हैं और ना आप वो कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर जितने भी प्रयास हो रहे हैं वह उनको शिक्षित करने के हैं। मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या है कि समस्या मुसलमान है ही नहीं, मैं बार बार यह बात भी दोहराता हूँ, समस्या इस्लाम है और इस्लाम पर कोई बातचीत नहीं होती है। आपको इस्लाम पर बातचीत करनी पड़ेगी, आपको कहना पड़ेगा कि यह जो कोई भी चीज है वह एब्सोल्यूट नहीं होती, और समय के साथ यह खैर चलिए, क्योंकि हम लोग सभी सनातनी हैं, हम तीनों, तो हमारी ये रगों में है, हमारे जीन में है कि सनातन हमेशा स्वयं में परिवर्धन करता है, सुधार कर लेता है जब जैसी सामयिक परिस्थितियां होती हैं। सनातन कभी बुद्ध को पैदा कर लेता है, कभी महावीर को पैदा करता है, कभी गुरु नानक को पैदा करता है, थे ये सब सनातनी ही। और इस बात से अगर कोई इनकार कर रहा है तो उसको नमस्ते रहेगी। ये भी चलता है ना कि नहीं नहीं बौद्ध अलग हैं, जैन अलग हैं, नहीं, अलग नहीं है, ये सब सनातनी है, सनातन की शाखाएं हैं। जैसे आप अभी लिंगायतों ने 2 साल पहले एक याचिका दायर की थी कि हमें अल्पसंख्यक बना दो, क्योंकि हमने जो महान संविधान बनाया है उसमें अल्पसंख्यक होने पर बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो क्या लिंगायत सनातनियों से अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो सनातन स्वयं में सुधार भी करता है, परिवर्धन भी करता है। वह कभी राजा राम मोहन राय को भी पैदा कर लेता है, कभी स्वामी दयानंद को, कभी विवेकानंद को, और कभी अंबेडकर को, गांधी को भी पैदा करता है। उसके कौन सा अलग अलग होते हैं जो यह समाज खुद ब खुद अपने अंदर समाहित भी करता है, जो कालबाह्य होता है उसको निकाल भी देता है। प्रॉब्लम यह है कि ईसाइयों ने भी ये किया है। आप देखिए पूरी दुनिया में बवेला क्यों है? क्योंकि इस्लाम के साथ कुछ हुआ ही नहीं। 600 ईस्वी में जो बातें हुई और 900 ईस्वी में 300 साल बाद मोहम्मद के उसको व्यवस्थित किया गया, तब ईरान में या फारस में जो भी कहिए उसको, वहां चिंतक इकट्ठा हुए और ये जो पॉलिटिकल थॉट था उसको मजहब का जामा पहनाया गया, राइट। तो जब वो मजहबी जामा पहन लिया गया
उसके बाद से अब तक कोई परिवर्तन नहीं है। अगर परिवर्तन होता है तो अहमदिया बनते हैं, जिनको भारत में भी कह दिया जाता है कि मुसलमान नहीं है, मतलब पूरी तरह पाकिस्तान बनने की राह पर है हम लोग। या फिर कोई और आता है तो उसको भी कह दिया जाता है कि वो इस्लामिक ही नहीं है, और वो इस बात को मानते भी हैं। एक आलीशान झूठ हमें पढ़ाया जाता है कि इस्लाम में जातिवाद नहीं है, जबकि इस्लाम के इतने फिरके हैं कि मैं बताने लगूं तो मतलब मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। इस्लाम में पसमानदा के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो समस्या इस्लाम की है और उस पर बात करनी होगी, और वही इसका इलाज है। इस्लाम के अंदर से भी एक सुधार की लहर आनी चाहिए, और आ रही है। दत्ता से मैं इस मामले में थोड़ा असहमत हूँ कि आ रही है वो लहर, एक्स मुस्लिम्स की हो या जो भी हो। और दत्ता ने भी बताया कि भाईजान लोग आना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं। आखिर सनातन में कौन नहीं आना चाहेगा, जहां आपके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है, और इतना तो डर नहीं है कि भैया ये ना करोगे तो माथा काट लेंगे। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो सिर कटवाने से तो सबको डर लगता है ना। तो ये मैं कह रहा हूं कि बेसिक बात पर चर्चा हो, कोर पर चर्चा हो, इस्लाम पर चर्चा हो, और जो कालबाह्य चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी एब्सोल्यूट होता है, नहीं होता है। आप कितना भी कह लीजिए कि वह आखिरी किताब है, ऐसा नहीं होता है भाई, नहीं होता है, नहीं होता है। उसमें आपको समाज, आज जब इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, जब वह बना, तो जेट नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, तो क्या आप आज की डेट में ऊंट से ही चलते रहेंगे? ऐसा तो नहीं है। तो आपने सुविधाएं तो सारी हड़प ली, लेकिन जब लोग कह रहे हैं कि भैया अपने में कुछ सुधार करो, तब आप कह रहे हैं कि ये हमारे मजहब पर हमला है। ऐसा कैसे चलेगा कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू? ऐसा तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और बाबा जी देखिए, व्यालोक भाई कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी ना चलेगा कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। अच्छा, आपने जब अपनी बातचीत में बाबा जी ये कहा कि अस्थाई इलाज उतना संभव आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन समय समय पर उसका जो है छोटे छोटे ऑपरेशन और छोटी छोटी एंटीबायोटिक्स और ये वो सब होता रहता चाहिए या होता रहेगा। तो हरियाणा में आप उसको कितना होते हुए देख रहे हैं, पहले तो। दूसरा, हरियाणा का समाज इसको किस तरीके से ले रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि केवल एक जिले में, मेवात में ही वो मौजूद हैं, बाकी हरियाणा में भी मौजूद है। क्योंकि कुछ इस तरह की भी बातें मीडिया में देखी गई कि कहीं साहब इसके समर्थन में पंचायत भी शुरू हो गई है कि नहीं साहब, हम तो मिलजुल के ही रहेंगे, ये है टोटी गंगा की, दूसरी वाली जमुना की। तो कुल मिला के मैं ये जानना चाहूंगा कि समाज किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है हरियाणा का इस मेवात की और नूह की घटना को। देखिए, हरियाणा और पंजाब की एक खासियत ये है कि यहाँ पे एक तो मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है। बहुत कम माने बहुत कम। पिछले 10 सालों में जो इधर यूपी से और बिहार से और इधर से और बांग्लादेश से और ये रोहिंग्याओं का जो पलायन हुआ है, और रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का इलीगल इमिग्रेशन, और कुछ एक प्लान के तहत इनका विस्थापन यूपी और बिहार से, तो इसमें तो इधर शहरों में कुछ संख्या बढ़ी है, परंतु वैसे जो इनके ट्रेडिशनल हब्स थे ना, वो बहुत कम रहे हैं। जैसे हरियाणा में सिर्फ नूह मेवात तक लिमिटेड रहे है, और पंजाब में मलेरकोटला, और उधर वहाँ गुरदासपुर जिले में एक कादियां तहसील है, तो वहाँ कादियानी। तो कादियानी तो वैसे भी बड़े पीसफुल लोग होते हैं, ये मानना पड़ेगा। कादियानी, बोरे हैं, और आपके ये अहमदिये, दीज आर पीसफुल कम्युनिटीज। तो चूंकि बहुत ज्यादा संख्या नहीं थी और ये लिमिटेड एरियाज में थे, इसलिए हरियाणा और पंजाब की जनता को असल में ये पुरानी बातें हो गई ना, 47 वाले जख्म इनके थोड़े से भर गए हैं, तो ये भूल गए हैं ये लोग। तो एक तो, और भाई जैसे कई बार मेरी चर्चा होती है तो मैं कहता रहे, तुमको अभी तुम्हारा भी पाला नहीं पड़ा है, तुमको रामपुर, तुमको देवबंद, तुमको सहारनपुर, तुमको मुरादाबाद, तुमको नजीबाबाद और ये वाले एरियाज है ना, जहाँ मिनी पाकिस्तान, हाँ, तुमको ये अभी इन सबसे, इन समस्याओं से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है।
इसलिए तुमको बहुत गंगा जमनी वाकई तहजीब बहुत पीसफुल। मैंने कहा वो पीसफुल नहीं है, वो पीसफुल है या पीसफुल है, छोटे छोटे पीसफुल हैं। तो तुम लोग को असल में पाला नहीं पड़ा, तुम लोग जानते ही नहीं हो। तो एक तो ये समस्या है। दूसरी बात है कि जैसा कि मैंने बताया, देयर आर ओनली 2 स्मॉल हब्स, एक मलेरकोटला पंजाब में और एक हरियाणा में नूह मेवात। तो इनका कंसंट्रेशन बड़ी छोटे से एरिया में है। अच्छा, जो गंगा जमनी तहजीब वाली बात है, तो तब एक हमारे यहाँ की हरियाणा की एक खास कम्युनिटी विशेष है जो इधर बहुत कट्टर कांग्रेसी हो गई है। पहले तो फिर भी थोड़े बटे हुए थे, तो चौटाला की पार्टी जो थी उसमें काफी बड़ी संख्या में, मतलब 22% से लेकर 28% तक हमारे भाई साहब लोग थे। पर वो चौटाला की पार्टी के जब विघटन हुआ तो थोड़े तो उसमें से भाजपा में आ गए, ज्यादातर कांग्रेस में चले गए। और खट्टर साहब से कुछ ज्यादा ही उन लोगों का प्रेम है। तो एंटी खट्टर लॉबी पूरी इस वक्त हुड्डा साहब की छतरी के नीचे कंसोलिडेट हो रही है। तो इनको लगने लगा था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई, तो अब वापस हमारी वापसी के चांसेस बन सकते हैं। और वैसे भी हरियाणा जो है वो पलट की रोटी खाने वाला स्टेट रहा है आज तक। इधर पहली बार ही ऐसा हुआ है कि 10 साल तक लगातार जो है खट्टर साहब सरकार चला गए। तो अब इनको लग रहा था कि एक तो रोटी पलट के खाने वाला है, उसके कारण हमारा एक चांस लग सकता है। दूसरे, चौटाला साहब की जो पार्टी थी इनेलो, उसके जब 2 फाड़ हुए तो उसमें जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी थी जजपा, वो रह गई 5 साल खट्टर साहब के साथ। तो जाट वोट जो है इधर जजपा से काफी नाराज चल रहा है, छिटका हुआ लग रहा है। तो इससे कांग्रेस को थोड़ा फायदा हो गया है, और जो कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चली थी वो अब उसमें थोड़ी जान पड़ गई है। अच्छा, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी कुछ असर था, पर इसके बावजूद, सबके बावजूद भाजपा अपने 36% वोट पर कायम है। देखिए, भाजपा की एक खासियत है, वो अपना वोट शेयर ज्यादातर लूज नहीं करती है। जो हरियाणा में आज भी है, तो सब लड़ाई है सिर्फ 3% की। तो कांग्रेसियों को लग रहा है कि ये जो नूह मेवात का जो सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, इससे वो कहीं 3% का स्विंग जिसकी दरकार है आज भाजपा को, कहीं वो 3% का स्विंग न मिल जाए। और खट्टर साहब बहुत कायदे से उठा उठा के दर्शक दीर्घा में मार रहे हैं, और जनता तो पहले से कह रही थी कि वी वांट सिक्सर, वी वांट सिक्सर। और आमतौर पे खट्टर साहब सिंगल्स लेके खेलने वाले प्लेयर हैं। तो इधर वो शायद क्रिकेट में इसको पावर प्ले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि उठा उठा के जहां से आवाज आई वी वांट सिक्सर, उधर छक्का जड़ दे रहे हैं खट्टर साहब। तो सब छक्के चौके लगते रहे तो दर्शक तो खुश होता है, ये तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसको पावर प्ले वगैरह कुछ नहीं कहते, इसको सिंपली कहते हैं बाबा जी छक्कों को मारना, मतलब छक्के मारना। नहीं, दर्शक दीर्घा के लिए खेलना। हाँ, जनता की दर्शक दीर्घा के लिए। हाँ, दर्शकों की बेहद मांग पे लीजिए अगली बॉल पे छक्का। तो सब अब कांग्रेसियों को एक बड़ी चिंता हो गई कि ये भैया, ये तो टेस्ट मैच लंबा चलने जा रहा है, ये तो अगले 6 महीने तक चल सकता है ये टेस्ट। आज बता रहा हूं अवनीश जी, मेरी बात को नोट करिएगा, क्योंकि बहुत लंबा ट्रीटमेंट है। कि सिरदर्द बुखार नहीं है कि एक गोली दे दिया अगले दिन ठीक हो गया। ये सर कीमोथेरेपी देना पड़ेगा। इसमें हो सकता है एम्पुटेशन भी करना पड़े, मतलब तो जहां कैंसर ज्यादा फैल गया वहां काट के निकालना पड़ेगा। तो आरएएफ की एक परमानेंट टुकड़ी की पोस्टिंग कर दी है, जैसे देवबंद में नहीं बनाई थी वैसे बना दी गई है। और उसका एक और खबर है कि चेंज ऑफ लैंड यूज CLU की फाइल 2 साल से पेंडिंग थी, आरएएफ की नहीं दे रही थी। खट्टर साहब ने 1 घंटे में क्लियर की है कल। तो एक आरएएफ की परमानेंट टुकड़ी नूह मेवात में जो है स्टेशन होने जा रही है।
और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अगले 6 महीने तक लगातार खट्टर साहब चला सकते। मतलब फिल्म हिट हो जाए तो सर, है ना, बड़ी बड़ी फिल्में उतार के लगानी पड़ती है, तो सर फिल्म हिट स्क्रीन होती लग बढ़ानी रही है पड़ती। खट्टर साहब के। हाँ, स्क्रीन बढ़ा दी गई है। और अब अगर डायमंड जुबली कर दे हरियाणा के कुछ सिनेमा हॉलों में तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और खट्टर अच्छा साहब, एक बात और बताऊं, खट्टर साहब अगर तीसरा टर्म रिपीट कर देंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, आप कतई। अच्छा, तो ये हाँ, अच्छा, उसके उसी के पहले 2024 भी है। तो 2024 में यानी लोकसभा में तो हरियाणा ने कभी कोई ऐसा मामला दिखाया नहीं है। लोकसभा में 2014 में भी, उसके बाद जो है 2019 में भी। तो ये एक जो गिरोहबाज मीडिया होता है ना, जिसको हम टीआरपी खोरी कहते हैं, तो टीआरपी खोरी और उसके साथ ये जो पाखंडी शुद्धतावादी जमात है व्यालोक जी, तो ये अचानक इसको इस बात का गम दिखाई दे रहा है कि अब सारा फोकस मणिपुर से, इनका जो मजमा सजा हुआ था वहां से निकल के वापस चला गया यहाँ हरियाणा, नूह और मेवात। तो व्यालोक जी, आप पर आने से पहले बाबा जी कुछ ऐड करना चाहते हैं जी? मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। देखिए, एक बात बताऊं, हरियाणा के जाट समाज को मोदी से दिक्कत नहीं है। हरियाणा का जाट मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। सिर्फ स्थानीय परिस्थितियों के कारण उनको सिर्फ खट्टर साहब से दिक्कत है। अगर आज भाजपा खट्टर साहब को बदल के कोई अन्य कैंडिडेट ले आए, जाट भी ना लाए, तो भी जाट बहुत खुश हो जाएगा। और अगर जाट ले आए तो सब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। पर मोदी साहब की एक पॉलिसी रही है। अब आप देखिए ना, वहां पर झारखंड से भी उन्होंने कहा कि नहीं, आदिवासी समाज का आदमी नहीं आएगा, है ना। वो मोदी साहब भी बड़े जिद्दी हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि 10 साल तक नहीं, जाट नहीं आएगा मुख्यमंत्री हरियाणा का। तो मोदी से कोई दिक्कत नहीं है हरियाणा को, सिर्फ खट्टर से दिक्कत है। भाजपा से भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी जान लीजिए। और यही मोदी है, उत्तराखंड में 300 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, गुजरात में पूरी कैबिनेट बदल देते हैं। पर पता नहीं खट्टर साहब से साहब क्या है, यारी दोस्ती है। खट्टर साहब सीमेंट की तरह जमे हुए हैं, और मैं तो देख रहा हूं खट्टर साहब मजबूत हुए जा रहे हैं जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों खट्टर साहब जमे हुए हैं, खट्टर साहब नहीं रहते तो फिर ये 3, 4, 5, आज 6 तारीख है और लगातार जो है हनक के बुलडोजर चल रहा है। आप कह रहे हैं कि ये इलाज लंबा भी चलेगा, तो इलाज तो हो रहा है। तो अब ये तो देखिए, हम 3 लोग बैठ के यहाँ कौन मुख्यमंत्री हो, कौन मुख्यमंत्री कब बदला जाए, ये तो तय नहीं करेंगे। व्यालोक भाई, बात वहीं आती है जिस समग्रता की तरफ आप इस पूरी समस्या को ले जा रहे हैं। और मैं बार बार ये प्रयास भी कर रहा हूं कि आपके जरिए जो है ना, शुद्धतावादियों की आपने बात की थी, सो कॉल्ड। मैं हमेशा सो कॉल्ड जोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारी जनता जो है ना, वह मतलब एमनीजिया से ग्रस्त है, उसको याद ही नहीं रहता है। याद अगर रहता तो 1947 के बाद आज हमारे देश में यह हालत नहीं होती। ओवैसी को यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि हमसे प्रमाण पत्र मांगा जाता है और हमने इस देश में रहना चुना था, क्योंकि ये दोनों ही बातें गलत हैं। अव्वल तो चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है, जो कि गलत है, मांगा जाना चाहिए, क्योंकि 95% इनके जो पूर्वज थे, 95 से 99% उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में वोटिंग की थी। और जो बड़े बड़े सेकुलर नुमाइंदे थे उस समय के हिंदू, वो सब हार गए थे। कई तो मुस्लिम लीग के टिकट से भी आ रहे थे। मतलब आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को वो राहुल गांधी सेकुलर नहीं बताते, कहने का मतलब है। अब जैसे रवीश कुमार है, तो आपके अंदर है मोनू मानेसर, हमारे अंदर है, ये मोनू मानेसर कौन है, ये कौन है? तो उसका जवाब तो ये है कि मोनू यादव है हम सबके अंदर। और हाँ, वो मोनू यादव है, और वो गलत क्या कर रहा है ये जरा बताया जाए। अगर वो हिंसा को इंस्टिगेट करता है वो बहुत गलत करता है, लेकिन अगर वह गायों को बचा रहा है, वह गो तस्करों को, कितने पुलिस अधिकारी गो तस्करों की गोली का शिकार हुए हैं, चाकू का शिकार हुए हैं, यह चर्चा कभी हम लोगों ने की है क्या?
गाड़ियों से दबाया गया हमारे है, जैसे कुचल दिया है। कुचल दिया गया है। हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो लगातार इस बात को बताते हैं। हम लोगों ने लगातार वो लिस्ट कई बार छापी है और इस तरह से बात भी की है कि भाई गाड़ियों से कुचला है, इस पर भी बात कीजिए। जो अंकित त्यागी से लेके वो तिरंगा यात्रा निकालने वाले हों, या दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में, या ताहिर हुसैन की जो इनोवेटिव जो उसके शस्त्रास्त्र थे, जो गोला बरसाते थे या पेट्रोल बम फेंकते थे, उन सब पर बात करनी चाहिए। लेकिन हमारा जो ये सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग है, वह क्या बात कर रहा है कि देश में आग लग गई है। और अब तो ये भी कह रहा है कि अब चूंकि इनके युवराज को फौरी राहत मिल गई है, राहुल गांधी को, इसलिए वो और भी खुश हैं। सवाल वही है कि हमें बार बार बताना होगा, याद दिलाना होगा कि अभी की परिस्थितियां क्या हैं, उसका जिम्मेदार कौन है और इस समस्या का हल क्या है। जैसा कि कहा गया, दत्ता की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि स्थायी इलाज बहुत लंबा है, बहुत लंबा चलेगा, उसमें बहुत समय और धैर्य की आवश्यकता है, लेकिन समय समय पर छोटे छोटे इलाज होने चाहिए। ठीक बात है बाबा जी। इस पूरी चर्चा का अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं आपसे लूं अगले कुछ मिनटों में, तो अभी हम हरियाणा पर ही फोकस हैं। आपने बीच में राजनीतिक बातें भी हरियाणा की बता दी, वो भी बेहद जरूरी हैं। तो ये सिलसिला अस्थाई इलाज की तरफ कब तक बढ़ता रहेगा, और दरअसल क्या कहा जाए, इसको आप कंक्लूड करिए, क्योंकि बातें तो तमाम हैं, है ना। तो क्या है, अब कैसे चलेगा ये मामला आगे? सर बात ये देखिए, एक बात बताऊं, स्थायी इलाज वैसे शुरू हो चुका है, ये जान लीजिए। स्थायी इलाज की शुरुआत आज से करीब 20 साल पहले शुरू हो गई थी। मैं पहले भी 1-2 वीडियो में ये बात बोल चुका हूं कि आज तक इस्लाम को एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट प्राप्त था वो ये था कि इसमें सवाल पूछने की न इजाजत थी, न गुंजाइश थी, न कोई स्कोप था, और न कोई सवाल पूछने की हिम्मत करता था। और इस्लाम की सच्चाई खुद मुसलमानों को पता ही नहीं थी। 99% मुसलमान ये जानता ही नहीं था कि हम किस मजहब को मान रहे हैं, असल में इसमें क्या है, इस बिल के अंदर है क्या, ये जानते ही नहीं थे। सर ये जानना शुरू किए हैं जब से इंटरनेट आया है। इंटरनेट ने दुनिया को वो संजय की दिव्य दृष्टि दी है, जिससे अब लोग देख पा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सवाल कर पा रहे हैं। इस्लाम में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं। भाई हिंदुत्व की सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी कि हिंदुत्व में नंबर 1 कोई फिक्स्ड पूजा पद्धति नहीं है, कोई फिक्स्ड पुस्तक नहीं है, कोई आराध्य देव नहीं है। जिसकी मर्जी पूजा कर लो, चाहे जैसे कर लो। जितनी पुस्तकें, जितने देवी देवता अभी हैं, उससे पेट नहीं भर रहा है तो एक ठो नया ले आओ, नई किताब लिख डालो, नई पूजा पद्धति निकाल लो, भगवान बना लो अपना नया, चाहो तो नया धर्म बना लो, हम नहीं रोकेंगे। और इसीलिए हिंदू धर्म इवॉल्व करता रहा, उससे नई नई शाखाएं निकलती रहे, नए नए पत्ते निकलते रहे, परंतु चूंकि एक ही मुख्य तना था तो वो तमाम वापस उसी में समाहित होते चले गए। ठीक बात, बिल्कुल ठीक। तो सब यही एक क्वालिटी है कि इस्लाम में एक किताब, एक हुजूर आला, एक पूजा पद्धति, सवाल पूछने की कोई गुंजाइश नहीं, वापस लौटने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर सवाल पूछोगे तो ऊपर से 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा। तो सिर्फ सवाल पूछने की जो गुंजाइश नहीं थी ना, और असली इस्लाम को, असली वाले को अब लोग जानने समझने लग गए हैं। तो आजकल के जो नए बच्चे हैं ना, वो पूछते हैं कि अब्बू
ये तो ऐसा लिखा है इस आयत में, इसमें तो लिखा है कि फलानवा से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, अपने सगे बाप क्यों ना हो, फलानवा के साथ उठना बैठना नहीं है, फलानवा को देखते ही जबह कर देना है, कत्ल कर देना है। बोले नहीं 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 बेटा, इनफैक्ट कोई अल्लाह ये नहीं, ये ऐसा नहीं कर। तो बच्चा अपने बाप से कहता है कि द गॉड सीम्स टू अ वेरी पुअर कम्युनिकेटर, इनफैक्ट वो जो कहना चाहता है वो कह नहीं पा रहा है, बड़ा कंफ्यूज है। तो ऐसे सवाल सर उठने लगे हैं और खुद अनुयायी पूछने लगे हैं कि ये सब क्या है। अनुयायी पूछने लगे थे क्या छुटकी अम्मी वाकई 6 बरस की रानी है पापा, अम्मी तो वाकई 6 बरस की रानी है। तो नहीं बेटा झूठ है, भाई कुल तो लिखल है। तो लोग सवाल करने लगे हैं, और सर यही सवाल और ये इंटरनेट ही अनुयायियों को उनकी तीसरा जो नेत्र है ना वो खोलेगा कि अरे यार हम लोग कर क्या रहे हैं। बिल्कुल सर, और हिंदुस्तान के जितने हैं हम ही में से निकले हैं ना, हिंदुस्तान के 99.99% तो हम ही में से निकले हैं ना। बिल्कुल सही बात। तो सर हमारा तो बहुत पुराना रिकॉर्ड है कि जो हमारे में से निकला वो वापस आया है, चाहे वो बौद्ध हो सर हमारे में से जो निकला वो लौट फिर के वापस आया है। सर इन लोग का मात्र 1400 साल पुराना इतिहास है सर जी। कुछ लोगों का तो मात्र 300 साल पुराना इतिहास है। 300 साल में ही नींव खोखली हो गई, डगमगाने लगे हैं, वापस लौटने की ओर रास्ते बन रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे आप 300 साल की बात कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे उदाहरण हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव है साहब कि जिसमें साफ साफ आधा गांव जो है वो हिंदू शाही है और आधा गांव जो है वो मुस्लिम है, लेकिन लगातार वो भी अपने नाम के पीछे शाही है। गुड्डू लाल अमीन शाही हैं, तो इधर जो है तारकेश्वर शाही हैं। तो ये आपने एकदम बड़ा सही जगह जी। मिथिलांचल में एक गांव है जहां मैथिल ब्राह्मणों के टाइटल में खान लगता है। हमारे बताइए। खान, यस यस यस, बिल्कुल सही है। सरिता झा खान, ऐसे मतलब सैकड़ों उदाहरण है। हुसैनी ब्राह्मण है भाई, जो करबला गए थे लड़ने, हुसैनी भूमिहार हैं। तो ये असली गंगा जमुनी तहजीब ये है जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं या करनी चाहिए कि भाई तुम हमारे ही हो, तुमको जबरन किया गया है हमसे अलग, और ये सब वापस आएंगे, सब वापस आएंगे। और एक बात बता दूं, पुराना एक वो कहते हैं ना कि पुराने जमाने में जो चेंज 100 साल में आता था वो टेक्नोलॉजी की वजह से 10 साल में आने लग गया, और आजकल तो पिछले 10 सालों में जो चेंज आता था वो टेक्नोलॉजी की वजह से 1 साल में आ जाता है, होता था ना। तो जो 1400 साल का चेंज आया है सर, मुझे लगता है कि आने वाले 30, 40, 50 सालों में, 1400 साल का है, 40 साल तो आपको देने पड़ेंगे, पर सर अगले 40 साल में सर ये इंटरनेट, ये संचार क्रांति, ये चेंज लेके आएगी। इसको हम लोग एडिट कर लेंगे जी, ठीक है। हाँ कोई नहीं, किसको? हाँ, बीच में हमारी एक्चुअली हमारे यहाँ वो इन्वर्टर भी बैठ गया, लाइट भी चली गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे एकदम सही है, कोई एडिट करने की जरूरत नहीं है। इतनी लंबी चर्चा में 10-20 सेकंड के ग्लिच चलते हैं। शुरू करिए, कंक्लूड कर दीजिए। अब मैं कंक्लूजन में यही है, जो बात दद्दा ने कही मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने उन तमाम सच को बाहर लाना शुरू कर दिया है। एक्स मुस्लिम्स ने वो सच लिखना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया है। हमारे आपके जैसे लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अब इस्लाम पर चर्चा होने लगी है, भले ही बहुत धीमे सुर में। कुछ दिनों में यह अनहद नाद में बदल जाएगा और तब इस्लाम को रिफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की जो दुनिया है उसमें इस्लाम जो है वह नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात। तो मुझे लगता है कि जी 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 बाबा। और एक बात और सुन लीजिए,
इसकी शुरुआत सऊदी अरेबिया से हो चुकी है और मिडिल ईस्ट में ही सबसे पहले बदलाव आएगा, हिंदुस्तान में सबसे अंत में आएगा। आप देख लीजिएगा, सबसे पहले मिडिल ईस्ट और सऊदी अरेबिया से आएगा। बिल्कुल सही बात है। और ये भी तो सही है कि अगर इनके जहां पर नारगढ़ी है, जहां पर इनकी जो गर्भनाल है, अगर वहां से दुरुस्तगी हो तो यही मेरे ख्याल से सबसे अच्छा अस्थाई इलाज होगा। तो कुल मिला के जो हरियाणा में सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है बीमारी के प्रति, उस पर हम लोगों ने बात की और उसके जरिए व्यालोक जी आप इसको जो जिस व्यापक फलक पर ले गए, और बाबा जी आपने जिस तरीके से शुरुआत में ये हल्का सा झिझक कहा कि अस्थाई इलाज बड़ा मुश्किल है, लेकिन अंत तक अस्थाई इलाज कहां से संभव है, ये हम लोगों ने आज की इस चर्चा में कम से कम खोजने का एक प्रयास किया। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आज की ये एक नए तरह की चर्चा जिसमें हम 3 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आप सबको पसंद आई होगी। और इस तरह की बड़ी समस्याओं पर बड़े पैनल के साथ बातचीत भी जरूरी है, ताकि आप तक अलग अलग नजरिए पहुंचे और अलग अलग एक सम्यक दृष्टि उस पर आप कायम कर सकें। तो आइए आज की इस चर्चा के लिए धन्यवाद देते हैं सबसे पहले बाबा रामदास जी को। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और इसी के साथ धन्यवाद व्यालोक पाठक जी का। व्यालोक जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों,